मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10 का पुस्तक कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया ने बेटा अपनी यात्रा का वर्णन इसमें किया है कि उन्हें किस प्रकार गंगटोक में घूमना था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने सुबह युमथांग के लिए उन्हें निकलना था और लोगों ने उन्हें बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस पाठ को शुरू करने से पहले उनका जीवन परिचय जानेंगे। कथाकार मधु कांकरिया का जन्म कलकत्ता के एक निम्न मध्यम वर्गीय जैन व्यवसायी परिवार में 23 मार्च 1957 में हुआ। मधु कांकरिया के पिता का नाम ध्यानचंद वाडिया तथा माँ का नाम अक्षय देवी है। मधु जी के पिता का अपना मेटल का व्यवसाय था। मेटल एक धातु होती है बच्चों, उसका उनका अपना एक बिजनेस था। उन्हें किताब, अखबार, पत्रिकाएं आदि पढ़ने का बहुत शौक था। माँ अक्षय देवी कुशल गृहिणी थी। यह है मधु कांकरिया का चित्र जो मधु कांकरिया ने पाठ लिखा है साना साना हाथ जोड़ी। ये साना साना हाथ जोड़ी बेटा वहाँ की एक कहावत है और उसका अर्थ इस पाठ में भी बताया गया है। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मधु और माँ की बहस हो जाया करती थी। समाज के नियम और रूढ़ियों की अवहेलना करना मधु जी का स्वभाव बन गया था। मधु कांकरिया जी का मधु कांकरिया 3 बहन भाई हैं। मधु जी को 2 भाई हैं और बड़े भाई अशोक वाडरिया और छोटे भाई सुनील कुमार वाडरिया। तीनों भाई बहन की शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। बड़े भाई अशोक जी ने कॉस्टिंग में, सुनील जी ने बीकॉम में तालीम मतलब शिक्षा हासिल की। उनके बड़े भाई अशोक जी ने कॉस्टिंग में और सुनील जी ने बीकॉम में तालीम मतलब शिक्षा हासिल की। दोनों भाइयों ने अपने पिता के व्यवसाय को संभाला और छोटे से व्यवसाय को अपनी लगन, मेहनत, निष्ठा के बलबूते पर एक कामयाब और उच्च श्रेणी में तब्दील कर दिया। मधु जी को जीवन में अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिला। बड़े भाई ने मधु जी को प्रोत्साहित किया कि आगे बढ़ने के लिए, अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के सशक्त बनने के लिए किसने उन्हें सहयोग दिया? उनके भाइयों ने उनका पूरा सहयोग दिया। कब? उनके बड़े भाई ने उन्हें प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, सशक्त बनाने के लिए। मधु जी ने BA MA कलकत्ता के लेडी बेटन कॉलेज से किया तथा कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा भी किया। कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा करने का उनका मकसद था कि उनका एक स्वावलंबी बन जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम इस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में बेटा उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि वो सुबह उन्हें युमथांग के लिए निकलना था। लोगों ने उन्हें बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं, परंतु मौसम खराब होने की वजह से यह नज़ारा उन्हें नसीब न हुआ। अचानक लेखिका को सामने ढेर सारे रंग बिरंगे फूल देखकर लगा कि फूलों के बाग में पहुंच गई हैं। यहाँ पर देखो, आगे जो आप पढ़ेंगे तो आपके देखो कितना सुंदर सुंदर दृश्य है यहाँ पर कि उन्हें फूलों के, यहाँ देखिए पहाड़ी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजंगा, बादलों का नीचे उतरना, फूलों का बाग। ऐसा लगने लगा कि शायद वो कहीं फूलों के बाग में पहुंच गए हैं। बेटा ये जब हम पाठ में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगे और आप इस पाठ के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। अब उन्हें कहा कि जब उन्हें युमथांग के लिए निकलना था तो उनसे लोगों ने कहा था कि अगर मौसम साफ होगा तो हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं, परंतु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, परंतु मौसम खराब होने की वजह से उन्हें नज़ारा नसीब ना हुआ। अचानक लेखिका को सामने ढेर सारे रंग बिरंगे फूल देखकर लगा कि वो फूलों के बाग में पहुंच गई हैं। युमथांग गैंगटॉक से 149 अर्थात 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उनका ड्राइवर था जितेन। वो लेखिका को बताता है कि युमथांग हिमालय की गहरी घाटियाँ होती हैं जहाँ फूलों से महकती वादियाँ मिलती हैं। लेखिका उससे बार बार लेखिका जो थी मधु कांकरिया जी, उनसे अपने ड्राइवर से जितेन से बार बार बच्ची की तरह उत्साहित होकर पूछ रही है क्या वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी। जितेन ने उसे बोला, कहता है कि चलो तो पता चलेगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका जगह जगह पाइन की नुकीले पेड़ों को देखते हुए साथियों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें कतार में श्वेत पताकाएँ दिखाई देती हैं जिन पर मंत्र लिखे थे। जितेन उससे श्वेत तथा रंगीन पताकाओं के फहराने तथा अलग अलग अवसरों के बारे में बताता है। लेखिका की नज़र दलाई लामा की तस्वीर पर टिक जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जितेन कवि लोग स्टॉक के बारे में बताता है। जितेन कौन था उनका?
ड्राइवर था। ठीक है, फिर उसके आगे उन्होंने बताया कि आगे वो कवि लॉग स्टॉक के बारे में बताता है। आगे जब मैं आप लोगों को यह पाठ पढ़ाऊँगी तो बेटा इसमें बहुत सारे दृश्य ऐसे आएंगे जिसके बारे में आप आसानी से समझ पाओगे कि गाइड फिल्म की शूटिंग तथा तिब्बत से चीख के बसमन ने लेपचाओ के शोमेन के कुंजेतक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर यहीं पर हुए थे। वो आगे जो उनका ड्राइवर था एक गाइड के अनुसार उन्हें सब बातों के बारे में बताता जा रहा था कि एक तो गाइड फिल्म है जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी और एक संधि पत्र था जिसके हस्ताक्षर भी यहीं पर हुए थे। उन्होंने रास्ते में कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखा जिससे जितेन ने पाप नाशक चक्र बताया। लेखिका सोचती है कि वैज्ञानिक युग आने पर भी लोगों का अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर स्थान पर वैसे ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखिए दृश्य कितने ही सुंदर दृश्य हैं, गैंगटॉक के दृश्य हैं जो देखने पे ऐसा लग रहा है कि आसमान क्या है, सारा उल्टा पड़ा है। आसमान बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब वे क्या करा, आगे आगे धीरे धीरे वे बाजार और बस्तियां पीछे छोड़ते हुए बढ़ने लगी। स्वेटर बुनती नेपाल महिलाएं, भारी कार्टून ढोते नेपाली पुरुष, कार्टून मतलब बहुत बड़े बड़े बॉक्स, जो ये कागज़ के बॉक्स होते हैं बेटा इन्हें कार्टून भी बोलते हैं, तो इन्हें ढोते नेपाली पुरुष और निचाई पर दिखने वाले छोटे छोटे घर अब ओझल होते जा रहे थे और अपने हिमालय के वैभव को विराट रूप देखने की कामना को पूरी करने के वो नज़दीक जा रहे थे। हिमालय की विशालता, घाटियों की गहनता, प्रकृति की सुकुमारता और सौंदर्य से भी सैलानी घूमते हुए गाना गाने लगे। देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर हिमालय की चोटी का। तो उन्होंने बताया कि प्रकृति की सुकुमारता और सौंदर्य से भी सैलानी घूमते हुए गाना गाने लगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका शांत थी, जैसे ही कि सारे परिदृश्य को अपने अंदर वो क्या करना चाहती थी, समेट लेना चाहती थी। लेखिका जीभ से सिर बाहर निकालकर कभी ऊंचे शिखर को देखती, कभी झरनों को देखती, कभी साथ बहती बहती तिस्ता नदी को देखती। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई और वह विशाल हिमालय की स्तुति करना चाहती थी। उसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल झरना दिखाई दिया। बेटा वहीं पर है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल का फॉल का अर्थ होता है 7 बहनों वाला झरना। सभी सैलानी उस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद करने लग गए। लेखिका अपने आप को प्राचीन काल की अभिषिक्त राजकुमारी सी महसूस करने लगी। वह झरने के अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध हो काव्यमयी हो गई। उसने झरने के संगीत से आत्मा का तारतम्य बिठा लिया और उसी में लीन होने लगी। वह सांसारिक भावनाओं से हटकर निर्मल धारा बनकर बहना चाहती थी। जितेन उन्हें आगे जाने के लिए भी उकसाने लगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका अनमने मन से उठकर चल पड़ी थी और कुछ देर बाद हिमालय के वही पल पल परिवर्तित असीम सौंदर्य को देखकर वह क्या हुई, झूम उठी। कभी समर्पण सौंदर्य, कभी कुछ बादल में। उसे लगा कि प्रकृति उसे माया और छाया का खेल दिखाकर क्या कर रही है, सयानी बना रही है। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर हिमालय का। यह देखो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, सबसे सुंदर अधिक चोटियाँ। अब उन्होंने बताया कि धुंध छंटने पर उसे छाया और पहाड़ के बीच में झरने, नदियाँ, घाटियाँ, फूलों से सजी जन्नत दिखाई दी जहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका प्रकृति की अलौकिक घटना को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में सब कुछ घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य के लिए नित्य प्रभावमय है और इसमें चलता रहता है तनिक सा मानव अस्तित्व। लेखिका महसूस करती है कि जीवन का आनंद आके चलते रहना ही है। लेखिका जितेन से कहती है कार्य बहुत कठिन है। जितेन लेखिका को सड़क बनाने का तरीका, जोखिमों की जानकारी देते हैं। यहाँ पर एक सड़क बनाने का तरीका भी हम आगे देखें। देखें बादलों से भरे हुए सुंदर दृश्य, फूलों से भरे हुई वादियाँ, फूलों से भरे हुए बाग कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। लेखिका जितेन से कहती है कि कार्य तो बहुत कठिन है। जितेन लेखिका को सड़क बनाने का तरीका, जोखिमों की जानकारी देता है और बताता है कि जरा सी चूक का मतलब है मौत। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आता है जिस पर लिखा था आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। एकाएक लेखिका को पालमू और गुमला के जंगलों में पत्ते तलाशने वाले आदिवासी युवती ध्यान आती है जो पीठ पर क्या करती थी, कपड़े से बच्चों को बांधती थी। लेखिका उन युवती के फूले पांव और पहाड़ियों के हाथ पर बड़े ठाटे महसूस कर सोचती है कि सारे सुख चैन एक तरफ और दुख दर्द एक तरफ। आम जनता की कहानी लगभग हर जगह एक जैसी है। तभी उसके एक सहयात्री मणि तथा जितेन उसे खोजते हुए आ जाते हैं। उसे उदास देखकर जितेन उन्हें समझाता है
कि हमारे देश की आम जनता ही है जिसे कहीं भी देखा जा सकता है, अतः यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को देखो जिसके लिए इतना खर्च करके आप यहाँ पर आई हो। जितेन जो है उसका ड्राइवर है वो उन्हें समझाता है। अब साना साना हाथ जोड़ी में बच्चों पाठ में लेखिका मन ही मन सोचती है कि आम जनता नहीं है जीवन का संतुलन जो थोड़ा सा लेकर बहुत कुछ देता है। लेखिका जीप की तरफ मुड़ी थी कि महिलाएं किसी बात को लेकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और गमगीन माहौल ताजमहल सा चमक उठा। ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेते हुए सब ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते हुए जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा तो जितेन ने बताया कि 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये पढ़ने जाते हैं। लेखिका की स्कूली बस के बारे में पूछने पर जितेन हंसा कहने लगा, यह मैदानी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, अतः यहाँ बस एक ही स्कूल है। वह बताता है कि बच्चे पढ़ते नहीं वरन अपनी माओं के साथ पशुओं को चलाते हैं, पानी भरते हैं, शाम को अधिकांश लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर उठाते हैं जैसे स्वयं मन ढोए हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सड़क बहुत संकरी मतलब बहुत छोटी होती जा रही थी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनी लिखी हुई थी। कुछ ही दूर चले थे कि चेतावनी पड़ी कि चारों तरफ नरभक्षी हैं। नरभक्षी मतलब मनुष्य को खाने वाले हैं, सावधान। इसके आगे परंतु लेखिका को नरभक्षी नहीं मिले, उसे तो लंबे लंबे बालों वाले याक मिले बेटा वहाँ तो। सायकाल लेखिका ने मवेशी और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ले जाती औरतों को देखा। आसमान में धुंध और बादल छाए थे। कुछ युवतियां चाय के बगानों के बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लेखिका की नज़र एक गोरी सी नवयौवना पर पड़ी जो लाल रंग का बोकू पहनी थी। उस नवयुवती का असह्य रूप देखकर लेखिका चीख पड़ी। युमथांग पहुंचने से पहले उन्हें आगे पढ़ेंगे एक शांत और छोटी सी बस्ती युग में पड़ाव बना लेना था। वे लौंग और तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने छोटे से घर में ठहरे। मुँह हाथ धोकर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठकर सायकाल की छटा और वहाँ के क्रियाकलापों को देखने लगी। वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के झरनों और उसके लय ताल पर गति से खिलवाड़ कर उसके सौंदर्य को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है, जो यह अपराध है। लेखिका तिस्ता नदी के जल को अंजुलि में भरकर सोचने लगी, ऐसे तो संकल्प किया जाता है, परंतु वह कमजोर व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने लगी इस पानी में उसकी सारी तामसी भावनाएं बह जाएं और दिल निर्मल हो जाए। धीरे धीरे रात हो गई। जितेन काठ के खिलौनों से गाने की धुन बजाने लगा और सब पर ऐसा जादू छाया कि सब नाचने लगे। अब सुबह के समय तिस्ता नदी की तरह वो शांत थी। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार था। पहाड़ी लोगों का वहाँ पे जो जीविका का साधन था वहाँ के आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका का मन बर्फ़ देखने को बहुत बेचैन था, परंतु यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। वहीं घूमते घूमते एक सिक्किम नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ पर बर्फ़ कम गिरती है। उन्होंने कहा, कटाओ, जो कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर तुम्हें ज़रूर बर्फ़ मिलेगी। कटाओ यहाँ से करीब 500 फीट ऊंचाई पर था। उस युवक की पत्नी उत्सुकता से देख रही थी कि महुआ गुड़ुक करने वाली गौ माता की मीठी जड़कियाँ देकर भगा रही हैं। देखो ये बेटा, ये है जो 7 सिस्टर्स फॉल आपको मैंने बताया है, वाटरफॉल। कितना ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लिखे हुए कुछ मंत्र हैं ये यहाँ पर, जो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो यहाँ पर अभी बर्फ़ में जहाँ वो चाह रही थी वहाँ पर वो पहुँच गई। आगे है, सभी अपने लक्ष्य कोटा की तरफ चल दिए। रास्ता पहले ही खतरनाक था, ऊपर से धुंध और बारिश कठिनाई पैदा कर रही थी। जितेन अनुभव के बल गाड़ी चला रहा था। रास्ते में सिवाय चेतावनी और उनके एक परिंदा भी नहीं था। करीब आधा रास्ता कट जाने पर धुंध छटी। नार्गे ने कहा, कटाओ की तरह ना तो स्विट्ज़रलैंड सुंदर है, ना ही उतनी ऊंचाई पर है। हम बर्फ़ के ढके पहाड़ों को देखते ही पता चल गया कि कटाओ के नज़दीक पहुँच गए। देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर पहाड़ों का, और ये छोटी छोटी संकरे रास्ते जहाँ पर लेखिका घूम रही थी। हम बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते चल गए कि हम कटाव के नज़दीक पहुँच गए। पहाड़ों पर कहीं पाउडर सी बर्फ़ थी, कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जितेन ने बताया कि यह बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है। लेखिका जीप में से सिर बाहर निकालकर चांदी से चमकती बर्फ़ को उल्लासित होकर क्या कर रही थी, देख रही थी। जितेन ने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है। उसने कहा, राम रोचा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितेन नेपाली शब्द सुनकर झूम उठा। अगले ही पल बर्फ़ मोतियों की तरह गिरने लगी और जितेन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर नेपाली गाना गाकर नाचने लगा। सभी सनाली जीप से उतरकर बर्फ़ से खेलने लगे और बर्फ़मय प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका के पास जूते नहीं थे, ना ही वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट था। उसके पैर ठंड से झनझनाने लगे, पर मन खुशी से झूम रहा था।
लेखिका सारे दृश्यों को अपने अंदर समेटना चाहती थी ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा को वो अच्छे से मजा ले सके।